नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे नवांश के ऊपर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि दशा अंतर्दशा पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नवांश के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि नवांश क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगी। तो इसलिए हम पहले नवांश पे ही चर्चा करेंगे, उसके बाद हम दशा अंतर्दशा पे जाएंगे। तो नवांश क्या है? नवांश जन्म पत्रिका में हमारे को डीप स्टडीज़ के लिए षोडश वर्ग आते हैं, उनमें से एक वर्ग D9 है। इसको वर्गों में तो लिया ही जाता है, लेकिन ये जैसे हम D1 को देखते हैं यानी कि लगन चार्ट को देखते हैं, इसकी महत्ता उतनी ही है जितनी कि हम लगन चार्ट को देखते हैं। तो नवांश चार्ट में हमें लगन चार्ट के बराबर ही महत्व देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही देते हैं। और अगर हम वर्गों में देखें तो D9 हम स्पाउस के लिए या शादी के लिए हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कई बार जातक जुड़वा जातक भी पैदा होते हैं, तो उस वक़्त जब हम देखते हैं कि डिग्रीज टाइम्स बराबर हो जाता है, डिग्री बराबर हो जाती है, तो उन डिग्रियों को टुकड़ों में लेके जाना आगे, और उसमें फिर उन जातकों बच्चों का देखना, जातक का देखना डीप से, गहराई से, तो वो हम उसको और अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो यहाँ पे नवांश चार्ट D1 यानी कि जन्म चार्ट की तरह ही महत्वपूर्ण है। तो नवांश चार्ट है क्या? नवांश चार्ट है जो हमारी जन्म चार्ट में हम एक राशि को लेते हैं 30 डिग्री पे, तो वो 30 डिग्री का 9वां हिस्सा यानी 3 डिग्री 20 मिनट, मतलब नक्षत्र का एक चरण, एक पाद, जो कि हम 9वें हिस्से को लेकर हम जाते हैं नवांश के ऊपर। तो इसमें कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे नवांश में पहले तो क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है, कई बार मैंने जैसे कि पहले बताया था फलित में, कि जब हम फलित करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशन D1 में या लगन चार्ट में क्या है, पोजीशन अच्छी है नहीं है। अच्छी से मतलब क्या है कि प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेशन में बैठे हैं, प्लैनेट अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, या प्लैनेट अपने मतलब प्रसन्न होके अच्छी अवस्था में अच्छी डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन यदि वो ही प्लैनेट यहाँ पर नीच होकर बैठे हैं, और जैसे कि मंगल को हम लें, मंगल कर्क में जाके नीच हो जाता है, या बृहस्पति मकर में नीच हो जाता है, या सूर्य मेष में नीच हो जाता, तुला में नीच हो जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि लगन चार्ट में ये प्लैनेट्स नीच हो गए हैं, और जब हम नवांश में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अगर ये उच्च हो जाते हैं, जैसे मंगल को हमने लिया था, मंगल को हम उतना नीच नहीं मानते तो मैं उसको नहीं लूँगी, तो मैं लेती हूँ सूर्य को। जैसे सूर्य यहाँ पे तुला राशि में आ जाता है और जाके नवांश चार्ट पे वो मेष राशि में आ जाता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में आ जाता है। तो जहाँ पर उसने यहाँ पे पिता से संबंधित या यश से संबंधित या कार्य से संबंधित उसने परिणाम अच्छे नहीं हमें देने थे, तो नवांश चार्ट में जाने पर उसकी पोजीशन हाई हो गई है। तो इसका मतलब कि ये जातक अपनी लाइफ में उतने बुरे सूर्य से रिलेटेड परिणाम उसको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उसकी पोजीशन अच्छी हो गई है, यहाँ पे उसको परिणाम अच्छे मिलेंगे। हमारी क्लासिकल बुक्स में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर नवांश चार्ट में पोजीशन अच्छी हो जाती है, यहाँ पे नीच है लगन में और नवांश में उच्च का हो जाता है, तो फल बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि उसकी पोजीशन, जो प्लैनेट की पोजीशन है, वो वहाँ जाके थोड़ी सुधर गई है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं नवांश में देखने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है वर्गोत्तम नवांश, एक लिखा है मैंने पुष्कर नवांश, यहाँ मैं नवांश नहीं लिखा, वर्गोत्तम लिखा हुआ है, तो इसको हम वर्गोत्तम नवांश बोलेंगे, प्लैनेट बोलेंगे या वर्गोत्तम। तो जैसे एक यहाँ पे हमारी कुंडली में पहले हम ये देखते हैं कि और नवांश में हम क्या क्या दे सकते हैं। एक हम देखते हैं वर्गोत्तम, पुष्कर नवांश, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो दो चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा निधनांश, अष्टमांश, 64वां नवांश,
ये सब आयु से रिलेटेड है और हमारे को समय समय पर कौन सी मुसीबतें आने वाली हैं, ये जो कष्ट आने वाले हैं, वो इन 64वां नुआंश, निधनांश, अष्टमांश ऐसे नुआंशों से भी हम देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी इसमें डिटेल में नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी। और अब यहाँ पे आते हैं हम वर्गोत्तम नवांश पे। वर्गोत्तम क्या होता है? यहाँ पे हमने कहा है कि जो D9 में है 3 डिग्री 20 मिनट पे एक नवांश होता है। तो वर्गोत्तम नवांश वो है जो कि D1 में भी उसी राशि में है और D9 में भी उसी राशि में है। तो इसमें वर्गोत्तम एक स्थान वर्गोत्तम भी होता है और एक वर्गोत्तम नवांश भी होता है। और अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कुंडली लगाई है जिसमें कि सिंह लगन है और सिंह ही नवांश है, तो यहाँ पे लगन भी नवांश भी वर्गोत्तम है, लगन भी वर्गोत्तम है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे वर्गोत्तम लगन लेकर आ रहा है। वर्गोत्तम लगन से आप समझ गए होंगे जहाँ पर ये कुंडली को, जन्म पत्रिका को बहुत बल दे रहा है। यहाँ पे लगन वर्गोत्तम हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि प्लैनेट्स अगर वर्गोत्तम, मैंने बोला एक स्थान वर्गोत्तम होता है, एक प्लैनेट वर्गोत्तम होता है। अब यहाँ पे क्योंकि लगन वर्गोत्तम हो गया, तो अगर कोई प्लैनेट इसके बीच में सेम उसी नवांश में आ जाता है तो वो अपने आप स्थान नवांश भी हो जाएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे शनि है, मैंने जहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जहाँ पे मैंने गोले लगाए हुए हैं वर्गोत्तम नवांश में, ये गणना के लिए लगाए हुए हैं। और जो कुंडली में मैंने गोले लगाए हुए हैं, ये बाई चांस ये वर्गोत्तम भी हैं प्लस ये पुष्कर नवांश में भी आते हैं। तो यहाँ पे जो शनि है वो वर्गोत्तम नवांश में है, लेकिन गुरु नहीं है। शनि वर्गोत्तम में है और राहु वर्गोत्तम में है। वो मैं अभी गणना करना भी बताती हूँ, कैसे नवांश की गणना कैसे करते हैं। नवांश की गणना 2 तरह से की जाती है। मैंने बताया कि नवांश 9 नवांश हैं एक राशि में। तो एक तो है कि चर, अचर और द्विस्वभाव राशियां 3 लेते हैं। चर राशि का पहला नवांश वर्गोत्तम नवांश होता है। जैसे यहाँ पे तुला लगन है, तुला राशि है, तुला में राहु है, राहु 2 डिग्री 53 मिनट का है, तो यहाँ पे ये पहला नवांश है। तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे D9 में भी, तो वो वर्गोत्तम, राहु वर्गोत्तम नवांश में आ जाता है। उसके बाद जो अचर राशि है, मतलब स्थिर राशि है, उसका 9वां नवांश वर्गोत्तम नवांश होता है। और 9वां नवांश मतलब लास्ट का जो नवांश है वो वर्गोत्तम होता है। और उसके बाद वो होता है तकरीबन 26-40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक 9वां नवांश आ जाता है। उसके बाद द्विस्वभाव राशि, उसका अच्छा, ये गणना कैसे करनी है। द्विस्वभाव राशि में 5वां नवांश। अब जैसे कि मैं ये शनि लेती हूँ, द्विस्वभाव राशि में वो बैठा हुआ है। अब ये है 9वां नवांश। यहाँ पे हमने कहा है द्विस्वभाव राशि में 9वां नवांश जो है वो वर्गोत्तम है। पर कैसे, इसकी गणना कैसे करेंगे, ये मैंने यहाँ लिखा है चर राशि में पहले से। अगर चर राशि यहाँ पे तुला है और पहला नवांश है, तो पहले राशि से ही गिनेंगे, तो यहाँ पे वो तुला ही आ जाता है। अब यहाँ पे ले रहे हैं द्विस्वभाव राशि जो धनु राशि है, तो इसको कैसे गिनेंगे। तो इसको अपने से 5वें से, द्विस्वभाव राशि 5वें से अपने से 5वें तक लेके जाएंगे। फिर यहाँ से, क्योंकि ये 9वां नवांश है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे 9वां नवांश आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें गणना करने में एक इजी और तरीका है। यहाँ पर अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल तत्व की राशियों को आपने ऐसे डिवाइड कर लेना है। बहुत सिंपल है। अग्नि तत्व में पहली राशि, मतलब चारों में आपने चर राशियां दिखनी है। जैसे अग्नि तत्व में 1 5 9 है तो पहला, पृथ्वी तत्व में 7वां, और पृथ्वी तत्व में 10 मकर राशि चर राशि है, वायु तत्व में तुला चर राशि है, जल तत्व में कर्क चर राशि है। तो यहाँ से गिनना शुरू करना है। अब जैसे अग्नि तत्व राशि, यहाँ पर धनु ले लेते हैं, तो धनु राशि का कहाँ से गिनना शुरू करेंगे हम। धनु आ जाती है, मेष से गिनना शुरू करेंगे। तो मेष से जब गिनना शुरू करेंगे तो 9वां नवांश यहाँ पर आ जाता है। तो ये गणना करने में बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए हैं तो वहाँ हमें गणना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतनी भी थोड़ी समझ होनी चाहिए हमें कि हम किस तरह उसकी गणना करके नवांश तक पहुँच सके। तो ये एक उसका तरीका है।
अब यहाँ पे वर्गोत्तम नवांश, यहाँ पे जो वर्गोत्तम नवांश है वो जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, यहाँ पे शनि ये वर्गोत्तम है यहाँ पे, और यहाँ पे राहु वर्गोत्तम है। एक कुंडली में जितने ज़्यादा वर्गोत्तम होंगे उतने ही कुंडली को बल मिलेगा। नवांश में भी अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लगन वर्गोत्तम है, शनि वर्गोत्तम है और राहु वर्गोत्तम है। लेकिन अगर और भी प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाए तो जातक का जीवन बड़ी ही स्मूथली चलता है, जातक का जीवन में उसकी आयु अच्छी रहती है और जातक अपने कार्य में आगे बढ़ता है, सुख समृद्धि सब कुछ उसको प्राप्त होता है। और अब आते हैं पुष्कर नवांश पे। पुष्कर नवांश और वर्गोत्तम नवांश की एक जैसी वैल्यू है। पुष्कर क्या है? पालना। पुष्कर क्या है? बृहस्पति का पुष्कर, पुष्कर राज आपने सुना होगा, बृहस्पति का वहाँ पे एक बार जाने से भी काफ़ी कल्याण हो जाता है। तो ये पुष्कर नवांश को हम गुरु के नवांश से कह सकते हैं। तो पुष्कर नवांश में जितने ज़्यादा प्लैनेट होंगे, जितने ज़्यादा प्लैनेट होंगे, जातक की लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन देखने में आया है कि जन्म पत्रिकाओं में किसी किसी कुंडली में कोई कोई नवांश पुष्कर नवांश में आता है। अब इस कुंडली में 2 प्लैनेट शनि और गुरु, ये दोनों पुष्कर नवांश में। अब यहाँ पर शनि वर्गोत्तम भी है और शनि पुष्कर नवांश में भी है। तो यहाँ पे शनि और गुरु को बहुत बल मिल रहा है, इसलिए कुंडली में जहाँ पर जितने ज़्यादा वर्गोत्तम और पुष्कर होंगे उतनी ज़्यादा नवांश में कुंडली को बल मिलता है। अब ये देखते हैं कि नवांश को हम देखेंगे कैसे। नवांश को देखने का पहला तो एक है कितने प्लैनेट पुष्कर में हैं, कितने प्लैनेट वर्गोत्तम हैं और कितने प्लैनेट वहाँ जाकर कौन सी पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पर वो अगर नीच के हैं तो वहाँ पर उच्च के हो गए, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर वो उच्च के हैं और नवांश में जाके नीच के हो जाते हैं तो वो जातक के प्लैनेट का बल गिरना शुरू हो जाता है। वो उतना अच्छा फल उसको नहीं देगा जितना फल उसको उच्च का होने पर मिलना था। अब नवांश में जाके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे D1 में है। नवांश में जाके जितने ज़्यादा प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में रहेंगे, अष्टम और त्रिष्ठाय में, मतलब 3, 6, 12 में नहीं होंगे, 6, 8, 12 में नहीं होंगे, और जितने प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण में रहेंगे, जितने शुभ प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में रहेंगे उतना ही नवांश को बल देंगे, उतना ही D1 के। अब यहाँ पर देखें D1 चार्ट में सिर्फ मंगल लगन में बैठा है। मंगल सिंह लगन के लिए कारक ग्रह है, पर लेकिन क्रूर ग्रह भी है, बाकी केंद्र सारा खाली है। अब हम D9 में अगर नज़र रखें तो D9 में केंद्र और त्रिकोण अच्छे तरह से भरे हुए हैं। यहाँ पे 11वां भाव में भी चंद्र हैं, सूर्य है लगन में, वो भी सब राशि का, और यहाँ पे सूर्य की पोजीशन नीच की तरफ जाने वाली है। अब यहाँ पे एक जगह देखो, ये सूर्य की पोजीशन जो है नीचा अभिलाषी है, मतलब इसकी स्थिति मित्र राशि में तो बैठा हुआ है लेकिन नीच की तरफ जा रहा है, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। लेकिन D9 में जाते ही वो सूर्य अपनी राशि में चला गया और बहुत कंफर्टेबल है। और प्लैनेट्स आप देखो, शुक्र, मंगल, शनि, सूर्य, गुरु, ये सब केंद्र त्रिकोण में। मतलब ये है कि ये जातक की कुंडली में D9 में जाके प्लैनेट्स को काफ़ी सुधार हो गया। मैंने ऊपर लिखा नहीं है लेकिन आपको बताती हूँ, ये कुंडली अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। तो उनका आपको पता ही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक भी गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लैनेट पुष्कर में थे, लगन उनकी आयु अच्छी रही, लगन वर्गोत्तम है और 2 प्लैनेट वर्गोत्तम भी हैं, तो ये जातक को अच्छा बल दे रहे हैं। इसके अलावा निधनाश ऐसे बोला जाता है, जैसे हम लगन को बोलते हैं लगन, कुटुंब भाव या धन भाव, पराक्रम भाव, सुत भाव, पुत्र भाव और सुख भाव, और इसको बोलते हैं हम शत्रु भाव। इसी तरह नवांश में भी हम ऐसे, लगन है तो लगनांश, धन है तो धनांश, पराक्रम है तो पराक्रमांश, सुख है तो सुखांश, पंचम सुत भाव है तो सुतांश, छठा भाव शत्रु है तो शत्रुआंश, सप्तम भार्या तो भार्यांश, अष्टमांश, 8वां भाव, 9वां भाग्यांश, 10वां कर्मांश, 11वां लाभांश और 12वां व्ययांश। तो ये इसी तरह इन भावों को हम देखना चाहते हैं। अब इसमें निधनांश,
निधनांश जो है वो क्या है? निधनांश है जो हम अशुभता के लिए या जातक की आयु के लिए या जातक की मृत्यु के समय के लिए देखते हैं। उसको बहुत डिटेल में हम निधनांश के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ निधनांश क्या होता है। अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति कौन से नवांश में जाके बैठा हुआ है? यहाँ पे बृहस्पति शुक्र के नवांश में बैठा हुआ है, तो वो जाके निधनांश को हम उसको बोलेंगे निधनांश। और यहाँ पे क्योंकि अष्टमांश है तो ये भी बृहस्पति ही है, तो ये प्लैनेट के ऊपर से जब भी या इसके त्रिकोण से जब भी शनि या मंगल ये ट्रांजिट करेंगे तो उस टाइम पे जातक के लिए बुरा समय रहेगा। और ऐसे ही हम मृत्यु के लिए भी देखते हैं, और उसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो वो अभी नहीं, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। तो इसी तरह ये निधनांश भी इसमें आता है। फिर वो आता है 64वां नवांश भी एक आता है, वो भी उसकी भी एक तरह से वो काउंटिंग है, लेकिन ये सब कुछ हम सॉफ्टवेयर में अच्छे से देख देते हैं। लेकिन मोटा मोटा सा ये है कि अगर आप नवांश में चंद्रमा को जाके देखें और चंद्रमा से चौथा नवांश, जैसे ये चंद्रमा है 1 2 3 4, तो 6 राशि मतलब बुध यहाँ पे जो है 64वां नवांश गिना जाता है। तो उस राशि 64वें नवांश के ऊपर से भी गोचर में जब शनि जाता है या त्रिकोण केंद्र से शनि जाता है तो वो समय कष्टदायक होता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको नवांश के बारे में कुछ समझ आया होगा, क्योंकि नवांश को हम D1 की तरह लगन चार्ट की तरह ही देखते हैं, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना इसके देखे D9 को देखे हम आगे D1 की चर्चा नहीं कर सकते। अब इसमें क्योंकि हमने D9 को शादी के लिए भी बोला है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना भूल गई कि जैसे यहाँ पे तो मैंने बताया ये वर्गोत्तम नवांश आ गया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे कौन सी राशि आ रही है वो भी मायने रखती है। अगर तो भाग्यांश मतलब भाग्य की राशि आती है तो जातक भाग्यशाली है, लेकिन कहीं वो राशि अष्टम की आ जाती है तो जातक का जीवन पर्यंत पूरी लाइफ में उसको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। 10वीं राशि आ जाती है तो यही फल है, लेकिन अष्टम राशि में बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है, जो पूरी लाइफ उसकी संघर्ष में जाती है। इसी तरह 12वें भाव की राशि आ जाती है तो जातक खर्चे में रहता है। आजकल क्योंकि विदेश का बढ़ा है, पहले विदेश को अच्छा नहीं माना जाता था, तो विदेश के इधर और भी कोई योग बन रहे हैं तो वो भी विदेश का एक कारण बन जाता है। धन की राशि आ जाती है तो कह सकते हैं जातक के धन की उसके पास कभी कमी नहीं रहेगी। अगर ये 8 राशि आ जाती है तो कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी बड़ी बनाएगा। इसी तरह हम सारे भावों की, जैसा कि मैंने आपको बताया कालपुरुष की राशि को लेकर भी तुम बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे D1 की राशि को देख के आप उसके बारे में फलित कर सकते हो। इसी तरह हम D1 और D9 को देखते हैं। अब मैं जो एक और बताने वाली थी शादी के लिए, अब शादी के लिए देखते हैं। तो अगर जातक के D9 में 11 राशि यहाँ पर होती है तो ये कहा जाता है कि जातक की विवाह सुखपूर्ण होगा, अच्छा जाएगा। अब जो हम गोचर शादी में हम मिलापक में मेल मिलापक में D1 में देखते हैं कि बृहस्पति और शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं या सप्तमेश कहाँ गोचर कर रहे हैं, वो सेम नवांश में भी हमें चेक करना होता है। अगर दोनों में वो गोचर और दशा अंतरदशा हमको मिलती है तो हम जातक का बोलते हैं कि विवाह का समय उसका आ गया है। अगर वो गोचर D1 में तो दिख रहा है लेकिन D9 में नहीं दिख रहा है तो शादी के लिए थोड़ा सा विलंब रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि और आप कुंडली देख सकें, और आपको कुछ समस्या हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।